Hello guys, welcome to our channel. In this video, we will study about an experiment of chapter number 6 of class 12th biology. That experiment is Griffith experiment. So let's start the video. So अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया को चूज़ करा। ये बैक्टीरिया होस्ट के अंदर नमोनिया कॉज करता है। इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया का यूज़ करा। पहला स्ट्रेन था एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन होता है? वायरुलेंट स्ट्रेन होता है, मतलब इट हैज़ एन एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट। अब इसके पास क्या एक्स्ट्रा होता है कि ये इन्फेक्ट कर पाता है होस्ट को? इसके पास स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट कर पाता है। तो ये स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है? ये क्या करता है? होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाए रखता है, मतलब ये रेसिस्टेंट हो जाता है टू इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। दूसरा स्ट्रेन कौन सा था? दूसरा स्ट्रेन था आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? नॉन वायरुलेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो जब ये एब्सेंट होता है तो ये रेसिस्टेंट नहीं होगा इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट के लिए, इसीलिए इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और ये डिजीज कॉज नहीं कर पाता है। अब हम देखेंगे इसने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे करा, मतलब प्रोसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो इसने क्या करा? बोथ बैक्टीरियल स्ट्रेन को यूज़ करा और इन्फेक्ट करा माइस को, मतलब इसने इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को माइस के अंदर। तो सबसे पहले इसने एस स्ट्रेन वालों को जब डाला माइस के अंदर तो माइस मर गया, उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। सेकेंड बार में इसने आर स्ट्रेन वालों को डाला। आर स्ट्रेन वालों को जब डाला तो माइस अलाइव रहा, जो कि रहना था क्योंकि इम्यून सिस्टम इसको मार देगा होस्ट के। फिर थर्ड में इसने क्या करा? हीट किल्ड एस वालों को डाला, मतलब पहले एस वालों को मार दिया और फिर डाला माइस के अंदर। तो इस वाले केस में क्या रहा? माइस अभी भी जिंदा रहा, क्योंकि जो एस स्ट्रेन था जो उसको मारता था, निमोनिया कॉज करता था, वो ऑलरेडी मर चुका है, तो अपना इन्फेक्शन भी कॉज नहीं कर पाएगा। फोर्थ बार में इसने क्या करा? इसने इंजेक्ट करा हीट किल्ड एस वालों को, मतलब एस वालों को मार के, और लाइव आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा। तो इस वाले केस में क्या हुआ? ये माइस मर गया। तो हमने अभी देखा था कि आर स्ट्रेन वाले से तो माइस मरता नहीं था और हीट किल्ड एस वाले से भी माइस नहीं मरता था। तो इस वाले केस में ऐसा क्या हो गया कि माइस मर गया? तो इसके लिए ग्रिफिथ ने अपनी कंक्लूज़न दी। कंक्लूज़न में इसने क्या बोला कि जो डेड माइस था इस फोर्थ वाले केस में, इसके अंदर से लाइव एस बैक्टीरिया मिले थे। अब जब हमने डाले कौन से थे? किल्ड वाले डाले थे, माइस के अंदर लाइव कैसे मिल गए? तो इसने अपनी एक्सप्लेनेशन में ये बोला कि समथिंग, कोई ऐसी चीज़ थी जिसने क्या करा? वन टाइप आर टाइप वाले को अनदर टाइप एस वाले टाइप में चेंज कर दिया। कोई ऐसी चीज़ थी जिसने क्या करा? चेंज कर दिया एक टाइप से दूसरे टाइप में। तो इसने उस प्रिंसिपल को क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। फर्दर स्टडीज़ के बाद ये पता लगा कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है? डीएनए। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आज हम देखेंगे वो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे कि डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हर्शी एंड चेज ने किसका यूज़ करा? बैक्टीरियोफेज का यूज़ करा। अब ये बैक्टीरियोफेज होते क्या है? ये वो वायरसेस होते हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये वायरसेस उनके साथ रेप्लिकेट भी कर लेते हैं और ये अपना इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं? तो बेसिकली ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और उसी के थ्रू अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो पहले ओवरव्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स के अंदर। तो ओवरव्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है? हमने एक बार रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट यूज़ करा है और एक बार रेडियो एक्टिव डीएनए यूज़ करा है। फिर हमने इन्फेक्शन कॉज करा है और फाइनली हमने देखा है कि जब प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था तो कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, लेकिन जब रेडियो एक्टिव डीएनए था तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स मिले। तो इससे हमने फाइनली क्या कंक्लूड कर दिया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब इसके डिटेल्स को देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट की, और उसके बाद आप बिल्कुल सही से समझ जाओगे इसको। केस नंबर 1 में हमने क्या लिया है? बैक्टीरियोफेज ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, तो हमने इसको क्या लेबल कर दिया?
बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव डीएनए लेबल कर दिया। और केस सेकेंड में हमने क्या लिया है, बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव सल्फर, जिनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो करा है, तो इसको हमने क्या लेबल कर दिया, बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने रेडियो एक्टिव डीएनए इसको क्यों बोला और रेडियो एक्टिव प्रोटीन इसको क्यों बोला। तो हमने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो पार्ट होता है डीएनए का, और जो सल्फर होता है वो किसका पार्ट होता है, प्रोटीन का। तो इसी से हमने ये कह दिया कि ये रेडियो एक्टिव डीएनए है और ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन होता है। तो अब हम दोनों केसेस को देख लेते हैं कि हमने एक्चुअल में प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करा। तो केस वन में हमने क्या लिया, रेडियो एक्टिव डीएनए लिया, और केस टू में हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया। तो हमने करा क्या, हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरियोफेज के थ्रू। तो ये 3 स्टेजेस में होता है, लैंडिंग, पिनिंग और पेनिट्रेशन। मतलब सबसे पहले लैंड करेगा, फिर एक होल क्रिएट करेगा, फिर अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। फिर ये जो प्रोसेसेस हैं ये ना दोनों के अंदर सेम रहेंगे, केस 1 में भी सेम रहेंगे और केस 2 में भी सेम रहेंगे, बट इनका रिजल्ट वेरी करेगा। इसके बाद हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा लैंडिंग कहाँ होना है, पिनिंग कहाँ हो रहा है और पेनिट्रेशन क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में उसने क्या करा, एजिटेट करा, मतलब मूव करा, और मूव करके क्या कर दिया, ये जो इन्फेक्ट करने के बाद अटैच हो गए थे बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स, इनको रिमूव कर दिया बैक्टीरियल सेल्स से। ठीक है, तो एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स से फेज पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया। थर्ड पार्ट में हमने क्या करा, इसको हाई स्पीड पे रोटेट करा। जो लिक्विड हमारा था उसको हमने किस में यूज़ करा, हाई स्पीड पे रोटेट करा। तो बेसिकली हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हुआ, जो फेज पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए और वो क्या फॉर्म कर दिए, सुपरनेटेंट फॉर्म कर दिया उन्होंने। अब दोनों का रिजल्ट देख लेते हैं। तो जब रेडियो एक्टिव डीएनए था तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स मिले, लेकिन जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट के अंदर एक्चुअल में है क्या, फेज पार्टिकल, बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो इसके रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि नो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स, कोई भी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर नहीं थी, लेकिन सुपरनेटेंट मतलब फेज पार्टिकल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी थी। और हमने शुरुआत में क्या देखा था कि रेडियो एक्टिव डीएनए किसका था, बैक्टीरियोफेज का था। तो एक्चुअल में अगर हम केस नंबर 1 में देखें तो जो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव था उसने अपनी रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र कर दी किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। लेकिन केस 2 जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो अपनी रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। तो इसी से हमने कंक्लूड कर दिया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। अब हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जहाँ से आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था। तो देखो हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव रेड कलर से कर दिया। और केस 2 के अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड था, तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, उसको रेड कलर से पेंट कर दिया। मतलब रेडियो एक्टिव जो जो चीज़ें हैं उसको हमने रेड से रिप्रेजेंट करा। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड कर गया बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। फिर इधर क्या हो रहा है, पेन, मतलब एक होल क्रिएट करा, ऑफ पेनिट्रेशन मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल इसने अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ लैंडिंग और ये पेनिंग और पेनिट्रेशन। इधर भी सेम चीज़ हुई है, लैंडिंग, पिनिंग और पेनिट्रेशन। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, ये स्टेप तो किसके अंदर आ था, इन्फेक्शन के अंदर था। सेकेंड स्टेप के अंदर अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या करते, ब्लेंडिंग करी थी, उसको एजिटेट करा था। तो हमने क्या करता, सेपरेट कर दिया था फेज पार्टिकल्स को बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो इसने अपना बेसिक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब ये सेपरेट हो गया बैक्टीरियल सेल्स से। इधर भी देखो ये सेपरेट हो गया बैक्टीरियल सेल्स से। अब थर्ड स्टेप क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब हमने इसको हाई स्पीड पे रोटेट करा था और दो चीज़ें सेपरेट कर दी थी। बैक्टीरियल सेल्स अलग हो गए थे और फेज के पार्टिकल्स अलग हो गए थे। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव, मतलब ये जो डीएनए था ये किसके अंदर, रेडियो एक्टिव डीएनए पहुंच चुका है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसका प्रोटीन कोड था रेडियो एक्टिव, तो इसका डीएनए तो रेडियो एक्टिव था नहीं। तो इसके अंदर अभी भी नो रेडियो एक्टिविटी, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन इसके अंदर रेडियो एक्टिव पी
32 मिला, मतलब रेडियो एक्टिव डीएनए मिला, क्योंकि फॉस्फोरस किसका पार्ट होता है, डीएनए का होता है। लेकिन इसके सुपरनेटेंट, मतलब सुपरनेटेंट के अंदर क्या थे, फेज पार्टिकल्स, उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो ऑलरेडी किसके अंदर ट्रांसफ़र कर चुका है, ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुका है, तो ये खुद क्या हो जाएगा, नॉन रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में अगर हम देखें तो इसके अंदर प्रोटीन कोड था, प्रोटीन कोड तो अभी भी रहता है, तो इसीलिए ये वाला जो सुपरनेटेंट है, मतलब सेकेंड केस का जो फेज पार्टिकल है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर मिला। ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड रह गया। तो इस दोनों के थ्रू हमने पता लगाया कि कौन जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन देखें तो ये है, तो देखो प्रोटीन जो था वो कभी भी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं करा। क्या एंटर करा था, डीएनए ही एंटर करा था बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। तो इसीलिए क्या हो गया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट प्रोटीन। If you like our video, please like, share and subscribe to our channel for more amazing content. Thank you.